हेलो फ्रेंड्स, मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के अध्ययन के इस क्रम में हमने भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की आलोचना और भारतीय संविधान की संरचना के मूल तत्वों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारतीय संविधान में भारतीय क्षेत्र और उसके भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में क्या क्या वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है और कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिया गया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे मतलब डिटेल से चर्चा कर लेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संघ के बारे में कौन सी बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले वही एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है कि वे कैसे कैसे होंगे। तो आज हम जिस भाग और जिन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे वो कौन से हैं, भारतीय संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 का जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि इंडिया यानी भारत, ठीक है, इंडिया यानी भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट को पढ़ने से क्या क्या पता चल रहा है। अनुच्छेद 1 का इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, तो दो बातें पता चलती हैं अनुच्छेद 1 से। एक तो भारत मतलब जो हमारा देश है उसका नाम पता चलता है, और दूसरा ये पता चलता है कि वहां पे किस टाइप का राजतंत्र जो है, ठीक है, किस टाइप की वहां पे व्यवस्था जो है, शासन की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, ये अपने को पता चलता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद से, अनुच्छेद 1 से। देखिए सबसे पहला चीज है कि जो भारतीय संविधान सभा थी वहां पे भारत के नाम को लेकर मतैक्य नहीं था। सभी अलग अलग मत, सभी का अलग अलग मत था ना। कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि जो पुराना नाम चला आ रहा है भारत उसी नाम को रखा जाए, और कुछ लोग मानते थे कि जो नया नाम दिया गया है इंडिया वो रखा जाए। ठीक है, तो संविधान सभा ने क्या किया, अब ये दोनों मतभेद था तो दोनों नामों को स्वीकार कर लिया, इंडिया यानी भारत। याद रखना है संविधान में भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, हमारे देश का नाम संविधान में इंडिया और भारत दिया गया है। ठीक है, इंडिया यानी भारत। ठीक है, तो ये राज्यों का संघ। तो पहला चीज अपने को जो अनुच्छेद 1 से पता चलता है वो है देश का नाम। देश का नाम है इंडिया यानी कि भारत। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा चीज पता चलता है वो पता चलता है कि राज्यों का संघ होगा। भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, ये दूसरी बात हमको यहाँ पे से पता चलती है। ठीक है, अब राज्यों का संघ यहाँ पे से दो भावनाओं को लेकर राज्यों का संघ कहा गया। पहला, संविधान सभा में जब इस चीज के बारे में भीमराव अंबेडकर जी ने एक्सप्लेन किया था तो उन्होंने कहा था कि राज्यों का संघ है, इसके दो मतलब है। पहला मतलब तो यह है कि भारतीय संघ विभिन्न राज्यों के बीच हुए समझौतों का प्रतिफल नहीं है। मतलब भारतीय संघ का जो निर्माण है वो कहना चाहिए भारतीय संघ का जो निर्माण है वो राज्यों के बीच समझौता होने के कारण नहीं बना है, ऐसा इनका कहना था भीमराव अंबेडकर जी का। वैसा इन्होंने क्यों कहा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि भारतीय संघ का जो निर्माण है ना वो विभिन्न राज्यों के मध्य समझौतों की वजह से ही हुआ था। ठीक है, ये अलग बात है कि जो 1935 का अधिनियम था उसमें बोल दिया गया था कि भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, और वो संघ का निर्माण कैसे किया जाएगा भाई, विभिन्न राज्यों को मिलाकर किया जाएगा, ऐसा
उसमें लिखा हुआ था, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने जब इसका एक्सप्लेनेशन किया तो उन्होंने यही कहा कि भारतीय संघ जो है वो विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले समझौतों का प्रतिफल नहीं है, उसका परिणाम नहीं है। पहला इन्होंने एक्सप्लेन किया। दूसरा इन्होंने ये कहा कि भारतीय संघ जो बन गया है उससे किसी भी राज्य को बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं है। सब राज्य जो इसमें आ गए हैं, शामिल हो गए हैं, वो यहीं रहेंगे, वो बाहर नहीं जा सकते। ये दो चीज इन्होंने कहा था। ठीक है, मतलब भारत राज्यों का संघ होगा, इसके लिए इन्होंने ये चीज कहा था। ठीक है, अब इसके बाद भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रफल का जो विवरण है ना, वो संविधान की पहली अनुसूची में दिया हुआ है। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 1 में है। ठीक है, याद रखना है आप लोग को, है ना। किस अनुच्छेद के हिसाब से भारत राज्यों का संघ है, तो अनुच्छेद 1 के हिसाब से। और किस अनुसूची में भारतीय राज्यों का वर्णन किया गया है, तो अनुसूची 1 में वर्णन किया गया है। बहुत इजी सा है। ठीक है, अब अनुच्छेद 1 में भारतीय क्षेत्र को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। भारतीय जो क्षेत्र है ना, क्योंकि भारत राज्यों का जो संघ होगा उसको कितने श्रेणियों में बांटा गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है राज्यों का क्षेत्र। ठीक है, पहला राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ शासित प्रदेश या फिर संघ क्षेत्र बोल सकते हैं, और तीसरा वे क्षेत्र हैं जिन्हें भारत सरकार कभी भी अधिग्रहित कर सकती है, जो अभी अधिग्रहित नहीं हुए हैं लेकिन कभी भी भविष्य में कभी भी अधिग्रहित कर सकती है। उन क्षेत्रों को भी यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, या किया गया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको अधिग्रहित कर सकती है भारत सरकार। ठीक है, तो वे क्षेत्र यहाँ पे हैं, कभी भी अधिग्रहित कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखिए यहां पे एक शब्द और आ रहा है, भारतीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब हमको यहां पे इन दोनों शब्दों को समझना है। एक है भारतीय क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र, और दूसरा है राज्यों का संघ या फिर भारत संघ, भारतीय संघ लिख लीजिए, है ना। ये 2 वर्ड, यहाँ पे 2 शब्दों को आप समझिए। जब भारतीय क्षेत्र कहा जाता है ना, तो भारत के राज्य भी उसमें आते हैं, संघ शासित क्षेत्र भी आते हैं, और वे क्षेत्र भी आते हैं जिन्हें भारत सरकार ने अभी अधिग्रहित नहीं किया है लेकिन भविष्य में कर सकती है, भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर हम भारतीय संघ के बारे में बात करें ना, तो इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, राज्यों का संघ होगा। तो भारतीय संघ जो है ना, वो केवल राज्यों को मिलाकर होता है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं आते। ठीक है, केवल राज्य आते हैं। भारतीय संघ में के अंतर्गत केवल राज्यों का वर्णन आएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, तो भारतीय संघ अगर बोला जाए तो वहां पे केवल और केवल राज्य ही आएंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं आएगा, और वे क्षेत्र भी नहीं आएंगे जिसको भारत सरकार कभी भी अधिग्रहित कर सकती है। ठीक है, वो सब किस में आएंगे, भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 1। इसमें क्या क्या कहा गया है आपको बताया मैं, है ना। इंडिया यानी भारत के देश के नाम, देश जो है वो राज्यों का संघ होगा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, इसके बारे में बताया गया है। राज्यों के संघ का मतलब क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन किया था भीमराव अंबेडकर जी ने, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन वही है कि कुछ चीजें जो है ना समझ में नहीं आती हैं, और इसीलिए ना हमारे संविधान को बोला जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, यही कारण है। भाई आप जो बोल रहे हैं क्या लॉजिक है भाई, आप बोल रहे हैं कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम नहीं है, तो क्या है, अब इस पे भी केस हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, परिणाम नहीं है तो क्या, अभी समझौता हुआ है ना 1947-48 में हुआ है ना। छत्तीसगढ़ ने भी समझौता विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। सभी जो 545 जो देशी रियासत थे उन सभी ने हस्ताक्षर किए हैं, तभी जाके भारतीय संघ का निर्माण हुआ है। अब आप संविधान सभा में खड़े होते हैं और कहते हैं कि भारत संघ जो है वो राज्यों के बीच हुए समझौते का प्रतिफल नहीं है, तो क्या है फिर। ठीक है, लेकिन अब ऐसा है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे, तो इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको अनुच्छेद 1 के बारे में ये बात हो गई। अभी हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। तो अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों
पर, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। मतलब ये जो अनुच्छेद है उसके अनुसार संसद अगर चाहे तो भारतीय संघ में उन राज्यों को प्रवेश दे सकती है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। ठीक है, जैसे अभी कुछ दिन पहले है ना हुआ था, बांग्लादेश से कुछ पार्ट लेके शामिल कर लिए गए थे भारत में, तो इसी अनुच्छेद की दी गई शक्ति द्वारा वो शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 2 जो है वह भारतीय संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि अगर वह चाहे तो अपने द्वारा तय किए गए शर्तों के हिसाब से बाहर के राज्य क्षेत्र को भी अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने संघ में शामिल कर सकती है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 2 है यह भारतीय संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्रदान करती है। पहला, बाहर के राज्य को, बाहर के क्षेत्र को भारतीय संघ में प्रवेश देने की शक्ति, और दूसरा नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वो प्रदान करती है अनुच्छेद 2 को तहत। ठीक है, अनुच्छेद 2 जो है वह भारतीय संसद को 2 प्रकार की शक्ति बताया मैं। पहला, बाहरी राज्य मतलब बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में प्रवेश कराने की शक्ति, और दूसरा भारतीय क्षेत्र में नए राज्य के गठन की शक्ति जो है वो इससे मिलती है, इस अनुच्छेद से मिलती है भारतीय संसद को। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम ये कहें कि जो भारतीय अनुच्छेद 2 है वह भारतीय संघ में उन राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति देती है जो भारत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 के हिसाब से भारत जो संसद है वो नए क्षेत्र को भारत में प्रवेश करा सकती है और नए राज्य का गठन कर सकती है। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 जो है वह पहले से उपस्थित राज्यों के बारे में है ना, जैसे अभी भारत में जो उपस्थित राज्य हैं उनसे संबंधित है कि ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ये क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। संसद जो है किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को, जैसे कोई राज्य है, ठीक है, ये राज्य है, तो उसी के क्षेत्र को, राज्य के क्षेत्र को है ना अलग कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग कर, अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर, ठीक है, जैसे केरल का निर्माण हुआ था, ठीक है, 3 राज्यों को मिलाकर किया गया था, 3 राज्य क्षेत्रों को मिलाकर वहां पे केरल का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो वैसे ही अगर संसद चाहे तो किसी राज्य के किसी क्षेत्र को अलग करके, अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को आपस में मिला करके, ठीक है, या फिर 2 राज्यों को एक करके, या 2 राज्यों के क्षेत्रों को किसी दूसरे राज्य में मिला करके, ठीक है, मतलब जैसा चाहे, जिस विधि से चाहे राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्यों का गठन कर सकती है। ठीक, तो जैसे अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। ठीक है, लेकिन जो बांग्लादेश से कुछ राज्य के जो क्षेत्र मिलाए गए, कुछ क्षेत्र जो भारतीय संघ में मिलाए गए, वो अनुच्छेद 2 के तहत मिलाए गए। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि पहले से उपस्थित जो भारतीय राज्य हैं उनके नामों में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 3 के द्वारा दिया जाता है, और नए राज्य की स्थापना का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 2 के द्वारा दिया जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नए राज्य की स्थापना कर सकती है, तो अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह पहले से उपस्थित राज्यों के नाम में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिला सकती है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन करके नए राज्य बना सकती है। ये किस
अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 3 में। तो ये डिफरेंस आपको समझना है दोस्तों, ठीक है, कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है और अनुच्छेद 3 क्या कहता है। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्य बना सकती है, तो अनुच्छेद 2 आंसर लेना है आपको। ठीक है, लेकिन क्षेत्र सीमाओं, राज्यों के क्षेत्र या उनकी सीमाओं के बारे में पूछ दिया जाता है तो आपको अनुच्छेद 3 आंसर लेना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है। आप चाहें, ये शब्दशः लिखे हुए हैं, तो आप इनको चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 4 को समझते हैं। तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि नए राज्यों का गठन या भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का गठन या किसी पहले से उपस्थित किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित कोई भी अध्यादेश अगर पारित किया जाता है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब जब कोई राज्य का निर्माण होता है तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। अब इसके क्या मतलब है, तो इसके बहुत सारे मतलब हैं। ठीक है, एक तो देखिए अनुच्छेद 3 के तहत पूरी की पूरी जो शक्ति है क्षेत्रीय, मतलब राज्यों के नाम में, राज्यों के सीमा में, राज्यों के जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन की जो पूरी शक्ति है वो किसको है, सिर्फ केंद्रीय संसद को है। इसमें राज्यों को कोई भी प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी राज्य के नाम से नाम परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन से संबंधित कोई अधिनियम जो है या कोई अध्यादेश जो है वो ऐसे ही ला दिया जाता है। उससे लाने से पहले किसी राज्य के क्षेत्र या नाम में परिवर्तन संबंधी अध्यादेश लाने से पहले संबंधित राज्य से पूछा जाता है। लेकिन वो जो पूछा जाता है ना, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अगर संबंधित राज्य मना भी कर दे तो भी उससे केंद्रीय संसद को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना ला देगी और उसके बाद वो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, और वो परिवर्तन मान्य होगा, आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। मतलब जो संबंधित राज्य है उनका क्षेत्र में परिवर्तन में, नाम परिवर्तन में कोई भी योगदान नहीं होता है, वह पूर्णतः जो है वो केंद्रीय संसद पे ही निर्भर करती है। ठीक है, तो इस चीज से अपने को क्या पता चलता है कि हमारे भारतीय संविधान में क्षेत्रीय एकता की गारंटी नहीं है। ठीक है, क्षेत्रीय एकता की गारंटी नहीं है, राष्ट्रीय एकता की गारंटी है। कि राष्ट्रीय एकता मतलब कि कोई राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, एक बार मिल गया तो वो राष्ट्रीय एकता है, लेकिन क्षेत्रीय एकता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा एरिया इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही रहेगा, वैसा कुछ नहीं है। भारतीय संसद जब चाहे तब उस एरिया को छोटा कर सकती है, तब उस एरिया को बड़ा कर सकती है, तब उस एरिया में नए राज्य बना सकती है। संविधान द्वारा प्रदत्त इन शक्तियों का मतलब ये है कि संघ जो है, भारत का संघ जो है वह राज्यों को समाप्त कर सकता है, लेकिन राज्य संघ को समाप्त नहीं कर सकता। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद ये राज्य मतलब क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब यह प्रक्रिया जो है बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। किसी क्षेत्र के नाम में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है, आसानी से सामान्य बहुमत द्वारा हो जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और राज्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखना है इन चीजों को कि कई बार घुमा के पूछ दिया जाता है कि अगर नए राज्य का निर्माण करना चाहती है संसद तो उसमें संबंधित राज्य की विधानमंडलों से उसे सहमति लेनी होगी, नहीं लेनी होगी। पूछा जाता जरूर है, लेकिन वह जो सहमति या असहमति है संबंधित राज्य की, वह बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, तो नहीं लेने से भी चलेगा, है ना। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे निकल के सामने आ रही हैं। हमने 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद है उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन कर लिया। अब जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो उस समय भारत के जो राज्य थे वो 4 भागों में विभाजित थे। ठीक है, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। ठीक है, तो भाग क में वे राज्य थे जिसमें ब्रिटिश शासन के समय सीधे सीधे गवर्नर का शासन था। भाग क में उन राज्यों को शामिल किया गया था जिसमें ब्रिटिश शासन के समय सीधे सीधे गवर्नर का शासन था।
ठीक है, मतलब गवर्नर का शासन भी तो था। ठीक है, तो गवर्नर का शासन जिन प्रांतों में था उनको भाग क के राज्य में शामिल किया गया था। उसके बाद थे भाग ख के राज्य। तो भाग ख के राज्य में वे राज्य थे, वे 9 राज्य थे जिनमें विधानमंडल का निर्माण हो चुका था। ठीक है, वे 9 राज्य जिनमें विधानमंडल का निर्माण हो चुका था उनको भाग ख के राज्य में रखा गया। इसके साथ साथ कुछ देशी रियासतों को भी भाग ख के राज्य में रखा गया था। इसके बाद थे भाग ग। तो भाग ग में वे राज्य शामिल किए गए जिसमें ब्रिटिश शासन काल में चीफ कमिश्नर का शासन था, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ का एरिया। ठीक है, मुख्य आयुक्त था ना, यहाँ पे चीफ कमिश्नर था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर का एरिया था वो भाग घ के अंतर्गत आता था 1950 में। ठीक है, और भाग ग के अंतर्गत, भाग ग के अंतर्गत, है ना। और भाग घ के अंतर्गत केवल एक ही जो राज्य था उसको शामिल किया गया था, वो था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये थे हमारे 1950 में जो शासित जब संविधान लागू हुआ तो उस समय किस टाइप के राज्य थे। ये जो टोटल 4 भाग के जो राज्य थे ना, इनकी कुल संख्या 29 थे। ठीक है, कुल संख्या 29 थी। अब ये किस भाग में कितने राज्य थे ये तो नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसके बाद हमारे देश में भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की मांग की जाने लगी। तो भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की मांग के लिए आपको 3 समितियां जो है वो ध्यान में रखनी है। पहला है धर समिति, या इसके धर आयोग बोल सकते हैं ना, धर आयोग। ठीक है, सबसे पहले इसको बनाया गया धर आयोग। उसके बाद था जेवीपी समिति, जेवीपी समिति। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपको याद रखना है फजल अली आयोग, ठीक है, तो ये 3 आयोग आपको याद रखने हैं। धर आयोग ने जांच की कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो धर आयोग ने एस के धर जो उस समय थे और उनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। तो धर आयोग ने सीधे भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकृत कर दिया था। धर आयोग ने सीधा ये कह दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, अब जब इन्होंने ऐसा कह दिया तो इस धर आयोग की जो रिपोर्ट थी उसके जांच के लिए जेवीपी समिति का निर्माण हुआ। जेवीपी समिति में कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों की समिति थी। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल एंड पी से पट्टाभी सीतारामैया, इनकी समिति का निर्माण किया। इस समिति ने भी कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वह क्या होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन इस समिति ने ना औपचारिक रूप से ये मान लिया था कि जो राज्यों का निर्माण है वह भाषाई आधार पे किया जा सकता है। अब जब जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की संविधान में, तो उसके बाद दक्षिण भारत में बहुत तीव्र आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मजबूरी में, है ना, भाषाई आधार पर पहले राज्य के गठन की घोषणा की। 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो पहले आपको याद रखना है कि भाषाई आधार पे सबसे पहला राज्य कौन सा बना? तो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, उसके बाद फिर उत्तर भारत, पश्चिम भारत सभी और आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, कि सभी और भाई अब अलग अलग, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, पहले ये एक राज्य आता था बंबई राज्य के अंतर्गत, तो अब मराठी भाषी और गुजराती भाषी ये दोनों भी आंदोलन करना चालू किए। ठीक है, उसके बाद पंजाब हरियाणा वाले आंदोलन करना चालू किए। बहुत सारे जगह पे आंदोलन जो है वो होना स्टार्ट हो गया। तो अब इस चीज की जांच के लिए कि क्या भाषाई आधार पे राज्यों का निर्माण करना सही है, फिर से एक समिति गठित की गई। उस समिति का नाम था फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस फजल अली आयोग के रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। भाषाई आधार पर फजल अली आयोग ने
भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन दिया, लेकिन इस आयोग ने यह कहा कि एक राज्य एक भाषा नहीं हो सकता। ठीक है, एक राज्य एक भाषा नहीं हो सकता। भाषाई आधार पे आप राज्यों का गठन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफिशियली एक राज्य के लिए एक भाषा सेलेक्ट करके नहीं दिया जा सकता। ठीक है, भाषा को उस राज्य की संविधान सभा पे छोड़ दिया गया कि आप ऑफिशियल आपको कम से कम 2 लैंग्वेज वहां पे लेने हैं। आप अपना एक रीजनल लैंग्वेज दे सकते हैं और दूसरा आप जो नेशनल लेवल पे अडॉप्टेड है वो लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा। इस फजल अली आयोग ने ऐसा कहा। ठीक है, अब फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करने के बाद 1 नवंबर 1956 को हमारे देश में कुल मिला के 14 है ना, 14 राज्य है ना, ठीक, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और उसके बाद भी बहुत सारे राज्यों का गठन किया गया, आज भी किया जाता है। ठीक है, तो आज वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना होगा। मैं किस राज्य का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इससे संबंधित डाटा यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप लोग कमेंट करके मुझे कहें तो मैं उसके लिए एक पर्सनल से अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसमें दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और प्लीज दोस्तों, है ना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज प्लीज इसलिए बोल रहा था कि घर से बाहर मत निकलिए। ठीक है, इसके लिए प्लीज बोल रहा था। और हालांकि रिक्वेस्ट मेरा इसके लिए भी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और रिक्वेस्ट इस बात के लिए भी है कि आप घर से बाहर ना निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए अपने आप को। ठीक है, पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखिए और कुल मिला के सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। ठीक है, थैंक यू।